चलिए भाई, आज आपका करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिल रही है, उसमें आज उसका पार्ट 3 है। और हमने कहा है कि आपसे कि यह जो है आपके और पीसीएस प्री, इन दो एग्जाम में बहुत यूजफुल है। अगर मान लीजिए कि भविष्य में एक वैकेंसी और है जिसका नाम क्या, खंड शिक्षा अधिकारी, अगर वो अभी आ जाती है तो एक आध दो सवाल वहाँ भी मिलेंगे आपको। या अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष में जो कुछ एग्जाम होने जा रहे हैं, जैसे कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस का या एसआई का, तो उसमें भी आपको सवाल यहाँ मिल सकते हैं। अगर आपकी समझ विकसित हो इसे समझने के लिए तो, नहीं तो आपको लगेगा ये तो सारा बहुत डीप है, बहुत गहराई में, हमारे काम का नहीं है। ऐसा नहीं है, आप इन्हीं से आप इनके कीवर्ड को चुरा लीजिए, आपके वनडे के लिए भी करंट के सवाल बन सकते हैं यहाँ से। इस बात की पूरी गारंटी है। एग्जाम देने के बाद जितने वीडियो पड़े रहेंगे उठा के देखना शुरू करिएगा, आपको बहुत सारे सवाल इसमें नजर आएंगे। अब आप तब कहेंगे अरे मैंने तो गलती कर दिया, पहले देख लेते तो अच्छा था। तो आज क्या है, कुछ किताबें हैं और कुछ एक दो मंदिर हैं, क्योंकि आजकल बहुत मंदिर की चर्चा हो रही है। हर जुबान पे क्या है, राम राम है ना, कि राम को सब लाने वाले हैं। अब देखिए राम जी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इसके पहले जो है दो मंदिर हमारे यहाँ विराजमान है, जिनका अपना इतिहास है, जिनकी ऐतिहासिकता प्रमाणिक है पूरी तरह। उनके बारे में उनको भी स्थान दिया गया कहाँ, आपके करंट अफेयर्स में। तो पहला सवाल हमारा आज क्या क्या है, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया ये कोई योजना नहीं है, ना कोई परियोजना है, ना कोई नाटक है, एक पुस्तक है। ये पुस्तक किसकी है, रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु की। आरओ के एग्जाम में पुस्तकों से एक सवाल आता है, तो इसलिए पहला सवाल क्या रखा गया कि मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु ने। अब इसके प्रकाशन की बात किया, प्रकाशन किसने किया है, प्रकाशन इसका यूनेस्को द्वारा करवाया गया है इस पुस्तक का। दूसरी पुस्तक क्या है, थ्रेड बॉय थ्रेड, थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसकी है, ये किसी के जीवन पर आधारित है, जिनका नाम है डायस कुमार, उन्हीं के जीवन पर लिखी गई है बुक। और इसको लिखा है सत्यशरण ने। किसने लिखा है, सत्यशरण ने। और इसका विमोचन कभी हाल ही में किया था किसने, कपिल देव ने, है ना। कपिल देव कौन, जो आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स हैं, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, बुकर पुरस्कार 2023, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है, पॉल लिंच को दिया गया है। किससे, पॉल लिंच को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, आयरलैंड के रहने वाले हैं। इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग। क्या है, प्रॉफिट सॉन्ग। नोबेल के लिए इनको 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया। एक बात यह भी है कि क्या किसी भारतीय उपन्यास को भी स्थान मिला था, या कोई भारतीय उपन्यास इस दौड़ में शामिल था। तो कहा जाता है चेतना मारू का उपन्यास है, उसका नाम क्या है, वेस्टर्न ले, जिसको पीछे छोड़ते हुए प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके लेखक पॉल लिंच हैं, इन्होंने बुकर पुरस्कार को जीता। एक जानकारी और आपको देते चले क्या, कि बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में किया गया था। यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा के साहित्य को दिया जाता है। और ऐसे साहित्य का प्रकाशन कहाँ होना चाहिए, यूनाइटेड किंगडम यानी आयरलैंड और यूके में होना चाहिए, तभी ये पुरस्कार आपको मिल सकता है। तो आप सवाल ये बन सकता है कि पॉल लिंच ने 2023 का बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखक को पीछे छोड़ते हुए जीता है, तो आप बताएंगे चेतना मारू। या आपसे सवाल किया जा सकता है वेस्टर्न ले किसकी रचना है, तो आप बताएंगे चेतना मारू का नॉवेल है ना। नेक्स्ट आपका क्या है, मिस यूनिवर्स 2023। मिस यूनिवर्स 2023 को किसने जीता, सेनिस पलासियोस ने जीता है। कौन, सेनिस पलासियोस ने जीता। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में आयोजित किया गया था। कब, 19 नवंबर 2023 को। इसके बारे में इतना ही आपको जानना, ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। बस क्या, किसने जीता है और भारत से कोई क्या इसमें प्रतिभाग किया था, तो आप बताएंगे श्वेता शारदा ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था। ये ना पहले स्थान पे ना दूसरे, कोई रनर नहीं है, यानी कि ये बहुत ही पीछे है। कौन, श्वेता शारदा। नेक्स्ट है डॉक्टर सैदना सैफुद्दीन। ये अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीसीएस और किसी भी एग्जाम में। इनको क्या अवार्ड दिया गया, निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, वैसे ही पाकिस्तान के अवार्ड यहाँ क्या है, निशान पाकिस्तान है। इससे पहले हमारे यहाँ भारत के जो है प्रधानमंत्री रहे मुरारजी देसाई, उनको 1990 में दिया गया था।
ये सवाल किया जाता है कि निशान पाकिस्तान पाने वाला पहला भारतीय कौन है, तो आप बताएंगे मोरारजी देसाई हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022, ये 2022 का है, 2023 का नहीं है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अगर कहा जाए साथ में तो अच्छा है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, दो संस्थाओं को दिया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को ना देकर के किसे दिया गया है, ये दिया गया है किसे, संस्थाओं को। दूसरा क्या, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया गया। ये वो हैं जो स्वास्थ्य के से संबंधित लोग हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी बहुत ही अहम भूमिका अदा की है लोगों को बचाने में, लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने में। अब एक खास बात और है कि यह अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो 1986 में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इस अवार्ड को प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन अभी 2023 का नहीं दिया गया है, 2022 का आया है। नेक्स्ट आपका क्या है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप बताएंगे सलमान रुश्दी को दिया, किसे दिया गया, सलमान रुश्दी को दिया गया है। और यह पुरस्कार चेक गणराज्य के राष्ट्रपति वैक्लेव हैवेल कि उसमें जो है स्थापित करवाया गया था, मतलब उन्हीं की स्मृति में स्थापित है अवार्ड, और प्रतिवर्ष दिया जाता है क्या, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी। आप इस बात को ना भी जानिए कि यह पुरस्कार किसके उसमें जो स्थापित हुआ है या किसने स्थापित करवाया, किसकी स्मृति में स्थापित है, अगर नहीं भी जानते हैं तो समस्या आपको नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप बताएंगे सलमान रुश्दी को। बार बार सवाल किया जाता है इनके बारे में। भारत का पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क कहाँ है, स्थापित किया गया, पंचमढ़ी में। कहाँ, पंचमढ़ी कहाँ है, एमपी में है। और पंचमढ़ी में 4 प्रकार के रेशम है। सबसे खास बात है क्या, इस पार्क में 4 प्रकार के रेशम मौजूद होंगे, मलबरी रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम, मुगा रेशम। ये सवाल आपसे कर सकता है कि भारत का पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है, तो आप बताएंगे पंचमढ़ी एमपी में। और यहाँ 4 रेशम के चारों प्रकार यानी कि मलबरी, टसर, इरी, मुगा मौजूद होंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, बहुत ही बहुप्रतीक्षित सवाल है ये, और इसको तो आपको जानना चाहिए क्योंकि अब तक भारत में और किसी मंदिर में ऐसा हुआ नहीं है। क्या, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल, यानी कह सकते हैं कि ये कहा जाए कि सोलर या तमाम व्यवस्थाओं या ग्रीन टेक के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से क्या किया जाए कि जो वहाँ की लाइटिंग व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, सारा का सारा आर्टिफिशियल चीज़ों पे ना डिपेंड होकर के हम कहाँ ग्रीन टेक और क्या कहते हैं सोलर पैनल के थ्रू लाइट अगर वहाँ यूज कर रहे हैं, तो उसी क्या कहा, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन है, महाबलीपुरम का मामल्लपुरम। महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है ना, और मामल्लपुरम इसको इतिहास में जाना गया है। यहाँ पे एक मंदिर जिसका नाम है शोर मंदिर, यानी कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल कौन है, शोर मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्हें हम इतिहास में राजसिम्हा पल्लव शासक के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसका निर्माण 700 से लेकर 728 के मध्य में करवाया था। 700 से लेकर 728 के मध्य, यानी लगभग शोर मंदिर का निर्माण 2800 वर्षों तक चलता रहा है ना। इसका इतिहास अगर आप देखते हैं तो यह एक ऐसा मंदिर जिसमें शिव और विष्णु दोनों के गर्भगृह अवस्थित हैं, और इनकी दीवारों पे यदि आप अपने कान को लगा के सुनना चाहते हैं तो वो शिव तांडव और वो विष्णु के जो जप जितने मंत्र हैं उनके स्त्रोत हैं सबके सब सुनाई देते हैं, ऐसी धुन सुनाई देती है। शोर टेम्पल भारतीय इतिहास में बहुत ही स्थापत्य कला के यदि आप पढ़ते हैं तो स्थापत्य कला में शोर टेम्पल की बहुत ही महत्ता है, जिसे यूनेस्को ने 1984 में अपने जो है अमूर्त सूची में शामिल कर लिया है, मूर्त सूची में शामिल किया गया। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में 1984 में किसे शामिल किया है, शोर टेम्पल को, जिसकी रियल अगर देखा जाए वास्तविक स्थिति तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर है। आपसे सवाल किया जा सकता है क्या कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल शोर टेम्पल या शोर मंदिर जो है किस तट पे अवस्थित है, तो आप बताएंगे कोरोमंडल तट।
और राज्य पूछता है तो आप राज्य बताएंगे। तो आप यहाँ समझ सकते हैं इस बात को कि कहीं कहीं मंदिर 1 ही 2 साल में बन जाते हैं और कहीं कहीं मंदिरों को बनने में 28 बरस लग जाते हैं। तो 28 बरस और 2 साल और 1.5 साल के समय को आप समझ सकते हैं। जितने जल्दी जो चीज़ बनती है उतनी जल्दी गिर भी जाती है। इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। चाहे मंदिर हो और चाहे मकान हो, जितने जल्दी रट्टा मारोगे उतना जल्दी भूल भी जाएगा। बार बार रिवाइज करोगे तो सारी बातें याद रहेंगी। कुछ भी आप सोचिए तो सारी चीज़ें, हाँ बाकी बातें आप समझ जा सकते हैं। सारी बातें अंडरस्टूड हैं मंदिर के बारे में। नेक्स्ट आपका दूसरा सवाल क्या है? भारत से बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन है? स्वामी नारायण अक्षरधाम है ना, जिसका न्यू जर्सी में अभी मोदी जी वहाँ यात्रा किए थे, देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, उन्होंने अपना उद्घाटन वगैरह करवाया था। 12 वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण कार्य चला है। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या कोई मंदिर, एक विशालकाय मंदिर को आप 1-2 साल में बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं, उसे समय लगता है। न्यू जर्सी में है, इस बात को याद रखिएगा। किसका मंदिर है? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है ना। कहाँ स्थापित है? न्यू जर्सी अमेरिका में, जो कि भारत से बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। तो कहेंगे पहला कौन है? कंबोडिया का अंकोर वाट सूर्य मंदिर, वो है। इस बात ध्यान रखिएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इस मंदिरों के इतिहास को जानना हो तो आप कहाँ जाइए? आप भारतीय स्थापत्य कला और संस्कृति का अध्ययन कीजिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी। खासकर पीसीएस का मेंस देने वाले और यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में जो आपका जीएस का पेपर 1 है, उसकी पहली टॉपिक ही क्या है? भारतीय संस्कृति और स्थापत्य कला है। उसे आप पढ़िए तो इन मंदिरों के इतिहास को और मकबरों और स्तूपों के इतिहास को जान सकते हैं बखूबी, और किनकी क्या महत्ता है आप जान सकते हैं। तो आपका 1-2 सवाल और तो इसको देख लीजिए आप। जैसे रसबली, रसबली क्या है? एक मिठाई है रसबली। रसबली क्या है? एक मिठाई है जो उड़ीसा क्या है, उसे जीआई टैग दिया गया है। ये मिठाई जैसे अभी हाल ही में अयोध्या के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है, जो हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते लोग ले जाके अर्पित करते रहते हैं, उसे जीआई टैग दिया गया। वैसे ही अभी हाल ही में रसबली मिठाई, जो कि उड़ीसा में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या है? श्री बालादेव ज्यो मंदिर में भोग लगाया जाता है। किसका? रसबली मिठाई का। तो वहां इसको जीआई टैग दे दिया गया। दूसरा क्या है? खामती चावल। आप इसको सुने होंगे, आपने पढ़ा भी होगा पेपर में या न्यूज़पेपर जहां भी देखे होंगे, जिसे खाओताई भी कहा जाता है। क्या? खामती चावल, जिसे खाओताई भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का है, इससे संबंधित है। इस खमती आदिवासियों जो है क्या कहते हैं, उन्हीं के द्वारा उत्पादित किया जाता है। उसी से अपना वो बहुत सारी चीजें, खाद्य पदार्थ यूज करते हैं, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है तांगसा वस्त्र, यानी तांगसा क्या है? एक वस्त्र है, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है, जिसे तांगसा जनजाति बनाती है और पहनती है ना, उसको जीआई टैग दिया गया। तीसरा क्या है? कलारी। कलारी क्या है? एक नरम पनीर है जो गाय और भैंस के गाय और भैंस के दूध से बनाया जाता है। क्या? कलारी नरम पनीर, जिसका संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर से है। इसके पहले भी आप देखे होंगे, एक है क्या? तुर्की है ना। तो जो तुर्की पनीर है वो आप कहाँ, वो भी पनीर ही है, अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग मिला है, लेकिन वह याक के दूध से बनाया जाता है। वो किस दूध से बनता है? याक से। और यहाँ हमने इसे कंफर्म कर दिया कि कलारी जो पनीर है, नरम पनीर, यह किससे बनाया जाता है? गाय और भैंस के दूध से। तो इतना जितना है आप अच्छे से रिवाइज करिए। ये समझिए कि सारे के सारे जो है करंट अफेयर्स कई मैगजीन से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आपको दिए जाते हैं। इस बात की 100% गारंटी मैं ले सकता हूं कि करंट यदि 6-7 महीनों के बीच से पूछा जा रहा है तो ये भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए। एक पेज पे लिखते हैं तो बहुत कम स्पेस लेता है, बहुत शॉर्ट में कीवर्ड को लिखते जाइए, सुबह जगिए, कम से कम 15 से 20 मिनट इसका रिवीजन करिए, क्योंकि करंट इतना 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 बेवफा है कि आपको एग्जाम में साथ बिल्कुल नहीं देगा। ये अगर आपने 1-2 बार पढ़ करके अपने आप को समझ लिया है, मैं तुर्रम खा हूं और मैं बार बार उस पर क्या करूंगा और जाके सॉल्व करूंगा, यूट्यूब पे प्रैक्टिस मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स के लिए सबसे समझदारी आपकी यही है कि आप नोट डाउन करिए और इसके कीवर्ड को पकड़िए। जो कीवर्ड है उसको हमने रेड सर्किल में क्लोज बंद कर रखा है, उसे आप उतना ही नोट डाउन करिए और बार बार रिवाइज करिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आपको याद आ जाएगा। नहीं तो एक क्वेश्चन 411 से बाहर और 420 से बाहर,
420 पीसीएस की वैकेंसी लगभग हो गई है इस समय और 411 आरओ की है। आप उससे बाहर हो जाएंगे और फिर मजे के साथ अगले चुनावी वर्ष का यानी कब 2029 और 2027 का इंतजार करिएगा, तब फिर उसके बाद करें दोबारा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ना ये अंतिम है और ना ये पहला है। ये पहला भी नहीं है, अंतिम भी नहीं है। जब आपका सिलेक्शन होना है, ना आप पहले हैं आरओ सिलेक्शन लेने वाले, ना आप अंतिम हैं। 411 रेडी हैं, तैयारी कर रहे हैं। जो जिस जन्म में जिसको सिलेक्शन मिलना होगा उस जन्म में आपको भी मिल जाएगा। तो राम जी का आवाहन करते रहिए, मिलते हैं फिर।